हे गाइज, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस यूट्यूब चैनल। और ये है यूरोप महाद्वीप में मौजूद सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ब्लेंस हिल। 7 देशों में फैली ये पर्वत श्रृंखला दुनिया के कुछ बेहद ही खतरनाक और ऊंचे पहाड़ों का घर है। फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच मौजूद इस चोटी की ऊंचाई सबसे अधिक है, जिसकी मैक्सिमम ऊंचाई 15,771 फीट है। पिछले कुछ दशकों में यहाँ से कुछ बेहद ही अजीबो गरीब चीजें बरामद की जा रही है। साल 2016 में बर्फ में दबा एक बैग मिला जिसमें कई सारे टॉप सीक्रेट पेपर्स भरा हुआ था। इस इलाके से कुछ ऐसी चीजें मिली है जिनका मिलना किसी बड़े घटना की गवाही देता है। यहाँ पर एक ऐसा पेपर का टुकड़ा भी मिला जो 20 जनवरी 1996 को इंडिया में छपा था। ये पेपर का टुकड़ा लगभग 50 सालों तक बर्फ में दबा हुआ था और ये पेपर आज भी सही सलामत सुरक्षित है। फिर साल 2017 में कुछ ऐसे बॉडीज भी मिला जो किसी भारतीय का लग रहा था। आखिर ये सब चीजें बर्फ के अंदर से कैसे निकल रही थी, पर आखिर भारतीय सामान भारत से इतने दूर माउंट ब्लेंस के पहाड़ों में कैसे दफन हो गया, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। साल 1962 भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। कुछ ही सालों पहले आजाद हुआ भारत युद्ध के चुनौतियों से जूझ रहा था। युद्ध के 2 साल बाद ही चाइना ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। ये टेस्ट भारत के लिए खतरे की निशानी थी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले पंडित नेहरू चीन के इस विश्वासघात और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट से काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे। मगर इस बीच एक आदमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये शख्स अपने देश को सुरक्षा कवच देने का एक योजना बना रहा था, जिसके बाद कोई भी देश भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा थे, जिसे आज हम फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने आजादी से पहले ही इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था और 1964 में पब्लिकली ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम 18 महीने के अंदर ही न्यूक्लियर पावर को डेवलप कर लेंगे। 20 जनवरी 1966 होमी जहांगीर भाभा अपने न्यूक्लियर पावर के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लंदन ले जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने एयर इंडिया फ्लाइट 101 में टिकट लिया। इस प्लेन को कंचनजंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बोइंग 707 एयरक्राफ्ट था। इसमें होमी जहांगीर भाभा समेत 106 यात्री और 11 क्रू मेंबर सफर करने वाले थे। एयर इंडिया फ्लाइट 101 को बॉम्बे से दिल्ली, इसके बाद बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए हिथ्रो एयरपोर्ट लंदन जाना था। प्लेन सही सलामत बॉम्बे से दिल्ली पहुंच गया और फिर बेरूत से होते हुए जेनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा। उस दिन मौसम थोड़ी बहुत खराब थी। कभी कभी तो घने बादलों के कारण आगे कुछ भी दिखाई नहीं देने लगता था, पर जेनेवा एटीसी लगातार प्लेन को गाइड कर रहे थे। प्लेन अब धीरे धीरे जेनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। एटीसी ने कहा कि अब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आकर जेनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए डिसेंट करना शुरू करें। एटीसी लगातार रेडियो कॉल पर फ्लाइट 101 को गाइड कर रहे थे, लेकिन अचानक से प्लेन का कनेक्शन टूट गया। एटीसी ने फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, पर उधर से पायलट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। एयर इंडिया फ्लाइट 101 के साथ आखिर क्या हुआ, ये किसी को भी पता नहीं था। इस प्लेन को कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए था, पर अफसोस एयर इंडिया फ्लाइट 101 दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। हो ना हो ये प्लेन कहीं क्रैश हो गया होगा। प्लेन के लास्ट लोकेशन के अनुसार पायलट से आखिरी बातचीत तब हुई थी जब ये प्लेन माउंट ब्लेंस के ऊपर फ्लाई कर रहा था। हो ना हो ये प्लेन उसी पर्वत के हिल से टकरा गया होगा। उधर आसपास के निवासियों का कहना था कि हमने एक तेज आवाज सुनी। इन्हीं निवासियों के बातों को आधार मानते हुए रेस्क्यू टीम को खोजबीन पर लगा दिया गया, पर रेस्क्यू टीम के पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उतने ऊंचाई तक कैसे पहुंचा जाए। ये पर्वत इतनी खड़ी चढ़ाई पर है कि वहां तक चढ़ाई करके क्रैश पॉइंट को खोजना बेहद ही मुश्किल था। 1966 में उतने एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और ना ही जीपीएस या इंटरनेट। लगातार खराब हो रहा मौसम रेस्क्यू टीम को क्रैश पॉइंट को खोजने में बेहद ही परेशान कर रहा था। हालांकि फिर भी कुछ लड़ाकू विमानों को पर्वत के ऊपर से उड़ाया गया, इस उम्मीद में कि कहीं तो विमान का मलबा दिखाई देगा, पर अफसोस मौसम की खराबी की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घने बादलों ने पहाड़ को चारों तरफ से घेरा हुआ था। ऐसे में सतह पर पड़ी किसी भी चीज को देख पाना बेहद ही मुश्किल होगा। हादसे के दौरान अगर कोई इंसान जिंदा भी बचा होगा तो कड़ाके की सर्दियों ने उन्हें जान ले लिया होगा। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते इस प्लेन का मलबा बर्फ की मोटी चादर के नीचे दफन हो गया होगा। हफ्तों तक खोजबीन करने के बावजूद भी रेस्क्यू टीम को प्लेन के छोटे
मोटे मोटे टुकड़े ही मिले। बाकी प्लेन का इतना बड़ा स्ट्रक्चर कहाँ गायब हो गया, ये अपने आप हैरान कर देने वाला मंजर था। महीनों तक खोजबीन चलती रही। 117 लोगों में से बस कुछ गिने चुने बॉडी को ही खोजा जा सका और बस कुछ छोटे छोटे प्लेन के टुकड़े ही मिल पाए। पूरा प्लेन और प्लेन में बैठे सारे यात्री गायब हो गए। इवन इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स जो पूरे केस के गुत्थी को सुलझा सकता था, वो ब्लैक बॉक्स भी बर्फ में कहीं दफन हो गया। ऐसे में इस हादसे पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे एक्सपर्ट केवल अनुमान ही लगा सकते थे कि आखिर उस सुबह इस प्लेन के साथ क्या हुआ होगा। इस हादसे पर इन्वेस्टिगेशन कर रही टीम ने अगले कई सालों तक जांच पड़ताल जारी रखा और फाइनली इन्वेस्टिगेशन की टीम ने एक अनुमानित रिपोर्ट जारी किया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। पायलट ने अपने एल्टीट्यूड को 19,000 फीट में बताया। एटीसी ने पायलट को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि जैसे ही आप पर्वत को पार करेंगे, प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करते हुए प्लेन को लैंड करा देना। यहाँ पर एटीसी को फ्लाइट 101 को एक्यूरेट लोकेशन पता नहीं था, क्योंकि प्लेन का VOR रिसीवर यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज काम नहीं कर रहा था। दरअसल ये एक ऐसा खास किस्म का डिवाइस होता है जो किसी भी प्लेन का एग्जैक्ट लोकेशन को एटीसी के रडार तक पहुंचाने में मदद करता है। इसे अगर हम आसान शब्दों में समझे तो ग्राउंड में एक ट्रांसमीटर होता है जो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जो 2 रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। एयरक्राफ्ट में लगा एंटीना इस रेडियो सिग्नल को रिसीव कर लेता है। इसके बाद इस प्रोसेस में लगे समय के अनुसार ये पता चल जाता है कि प्लेन का पोजीशन कहां पर है। हालांकि इसका रिफ्रेश रेट बहुत कम होता है, मतलब कि प्लेन का लोकेशन थोड़ा लेट से पता चलता है। फ्लाइट 101 में प्लेन का VOR रिसीवर काम नहीं कर रहा था, इसलिए एटीसी को ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर प्लेन का लोकेशन क्या है। वो पूरी तरह से पायलट पर ही डिपेंडेंट थे। पायलट जो कह रहे थे उसी को सही लोकेशन मानकर एटीसी उन्हें गाइड कर रहा था। एटीसी ने कहा कि पर्वत को पार करके एल्टीट्यूड को कम करो, लेकिन मौसम की खराबी के कारण पायलट को पता ही नहीं चल पाया कि हमने पर्वत को पूरी तरह से पास किया है या नहीं। प्लेन अब धीरे धीरे 19,000 फीट से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। माउंट ब्लेंस के कुछ चोटियों की ऊंचाई 15,000 फीट से भी अधिक है। पायलट को लगा होगा कि प्लेन पर्वत के ऊपर से होते हुए गुजर चुका है, लेकिन सच तो ये था कि अभी भी कुछ हिस्से को पार करना बाकी था। पर अफसोस पायलट ने प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करना शुरू कर दिया था। प्लेन बादलों को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक पायलट को सामने एक विशाल पर्वत दिखाई दिया और फिर एक धमाके के बाद सब कुछ शांत हो गया। एटीसी प्लेन के लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे थे। इस हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई। प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इन्वेस्टिगेटर के अनुसार ये टक्कर इतनी जोरदार हुई होगी कि इसके बाद ये प्लेन टुकड़े टुकड़े होकर कई हिस्सों में बट गया होगा और फिर तेजी से पहाड़ पर जमी बर्फ को चीरते फाड़ते हुए नीचे की ओर गिरने लगा होगा और टकराव के कारण बर्फ का विशाल ढेर खिसकते हुए प्लेन के साथ साथ नीचे आना शुरू हो गया होगा। प्लेन का ज्यादातर मलबा और यात्रियों के बॉडी बर्फ में दब गए होंगे। शायद इसीलिए क्रैश पॉइंट को बर्फ में खोजना मुश्किल हो गया। प्लेन में मौजूद होमी जहांगीर बाबा का टॉप सीक्रेट पेपर भी बर्फ में कहीं दब गया। समय के साथ साथ बर्फ की परत मोटी होती गई और एयर इंडिया विमान के सारे सबूत बर्फ के चादर में कहीं दफन हो गए। आज भी हम ये पुख्ता तौर पर नहीं बता सकते कि असल में हुआ क्या था इस प्लेन के साथ। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई। बढ़ते तापमान के कारण बर्फ भी पिघलने लगी और एयर इंडिया का विमान जो सालों पहले बर्फ में दब चुका था, आज धीरे धीरे उसका मलबा बाहर निकल रहा है। कभी एयर इंडिया का मेटल बॉडी का कोई हिस्सा मिलता है तो कभी न्यूज़पेपर। जहां तक बात इस रिपोर्ट से उल्टा इस हादसे की एक साजिश होने की है, तो बेशक हम इस संभावना को भी नकार नहीं सकते। फॉर्मर CIA ऑपरेटिव रहे रॉबर्ट क्रॉली ने अपनी एक किताब द न्यू KGB इंजन ऑफ सोवियत पावर में खुलासा करते हुए लिखा था कि उस दौर में भारत तेजी से एक परमाणु बम बनाने की ओर आगे बढ़ रहा था और इसके पीछे होमी जहांगीर भाभा का हाथ था। वो कैसे भी करके भारत को एक न्यूक्लियर संपन्न देश बनाना चाहते थे, मगर अमेरिका बिल्कुल ये नहीं चाह रहा था कि चाइना के बाद भारत भी एक न्यूक्लियर संपन्न देश हो। ऐसे में अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी CIA ने उन्हें मारने की हर कोशिश प्रयास किया और ये इंसिडेंट भी उन्हीं तमाम कोशिशों में से एक था जो आखिरकार उन्हें सफलता हाथ लगी और बाद में इसे एक हादसे की शक्ल देकर दुनिया भर को गुमराह कर दिया गया। आज ना हमारे पास रॉबर्ट क्रॉली जिंदा है और ना ही इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स। ऐसे में क्या सच है और क्या झूठ, ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। शायद अगर इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल
मिल जाता तो शायद सारी सच्चाई का पता चल जाता। पर अफसोस आज 50 साल बीत जाने के बाद भी ना तो आज तक इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल पाया और ना ही इसकी सच्चाई जान पाए हैं। अगर फ्यूचर में कभी इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिलता है तो शायद इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाया जा सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।